हाँ जी, मैं बंटोसर राणा हूँ। पांडे से मिलना है। सर आपकी अपॉइंटमेंट है? नो नो नो, आई डोंट नीड अपॉइंटमेंट, वो मेरा चला है, आप पूछ लीजिए। ओके। रेशमा जी पानी लेके आना सर के लिए। सर एक सेकंड में सर से पूछ के आती हूँ। सर कोई राणा सर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। राणा सर? अरे राणा सर बाहर खड़े हैं। अरे सर फ़ोन तो कर देते, मैं खुद आ जाता लेने। अरे अरे चल हाँ हाँ पांडे, तुमने तो खूब बोला था, मना किया था मेरे को, मगर मैंने वो प्लाट खरीद लिया पावर अटॉर्नी पे अच्छा और पेमेंट कर दी फुल एंड फाइनल। ठीक है। मगर बाद में पता लगा मुझे वो आदमी तो फ्रॉड निकला, उसने तो बेचा, 3-4 आदमी को बेच रखा है। ओह माय गॉड। मैं बुरा फंस गया हूँ, तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो तुम बताओ क्या किया जाए। अरे सर चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। पहली बात तो जब हमने मना किया था तो आपको मानना चाहिए था। ये पावर अटॉर्नी बहुत ख़राब चीज़ है। ये बनाई तो सरकार ने उन लोगों के लिए जो मजबूर हैं आने के लिए, लेकिन इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। मैं सारा कुछ आपको बताता हूँ, और आप लोग मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी मैं आज ये बताना चाहूँगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी से किस तरह से इसका दुरुपयोग होता है और कैसे इसके द्वारा प्रॉपर्टी खरीदना बहुत ही खतरनाक है। काफ़ी ज़्यादा सतर्कता लेने की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, और चिंता मत करो, बाहर निकालूंगा इससे। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, इस चैनल के फॉलोअर्स हैं, उनको सबको मैं आज बताना चाहता हूँ कि पावर ऑफ अटॉर्नी का खेल कितना खतरनाक है। हम लोग थोड़ी सी स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए, थोड़ा सा अपना ब्लैक मनी एडजस्ट करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी में प्रॉपर्टियाँ खरीद तो लेते हैं कई बार, लेकिन उसके बाद ना तो उसका टाइटल क्लियर होता है, ना आप उसके मालिक बन पाते हो। देखो दोस्तों, सन 2011 में 11 अक्टूबर सन 2011 को सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही विशेष जजमेंट आया, जिसमें उन्होंने, ये केस था सूरज लैंप इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से एक बार प्रॉपर वे से एक्सप्लेन किया कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में के द्वारा की गई कोई भी सेल इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी। उसके कई कारण उसने उस जजमेंट में एक्सप्लेन किए। तो एक तो आप लोग इस जजमेंट को गूगल में सर्च करके इसको पूरा पढ़िए। सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी में खेल क्या होता है। जनरली पावर ऑफ अटॉर्नी इसलिए दी जाती हैं कि आप असमर्थ हैं आने में, और आप बोनाफाइड इंटेंशन के साथ, बहुत ही जेन्युइन इंटेंशन के साथ, आप किसी अपने अजीज़ को, किसी अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, या किसी भी व्यक्ति को, अपने मैनेजर को आप पावर ऑफ अटॉर्नी में एज ए अटॉर्नी अपॉइंट करते हैं, और उनको आप पावर देते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी के बाबत कुछ भी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में कोई भी अधिकार उनको दिया जा सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है, उसके टैक्स जमा कर सकता है, उससे रिलेटेड पेमेंट रिसीव कर सकता है, उसको किराए पे चढ़ा सकता है, दुनिया भर की पावर, जो मतलब एक मालिक को पावर है, वो सारी पावर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में आप उस अमुक व्यक्ति को दे देते हैं। अब भैया इसमें होता क्या है, मान लीजिए आप विदेश में बैठे हैं, आपने किसी चंदूराम को आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। अब चंदूराम ने काफ़ी दिनों के बाद देखा कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी हैं और आप फुर्सत ही नहीं है आपको कि आप उस पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में कोई इंक्वायरी भी नहीं कर रहे हो, उससे पता भी नहीं कर रहे हो, तो चंदूराम की नीयत में खोट आ सकता है। अब चंदूराम क्या करता है, उस पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस में 4 लोगों को, 5 लोगों को पावर ऑफ अटॉर्नी पे वो प्रॉपर्टियाँ बेच रहा है। लोग जो खरीदार हैं वो ऐसे खरीदार वो चुनता है जो प्रॉपर्टी की सेल डीड नहीं कराना चाहते, रजिस्टर्ड सेल डीड अगर नहीं कराना चाहते तो वो कितने लोगों को भी बेच दे। कहीं भी पब्लिक डोमेन में उसकी रजिस्ट्री हुई नहीं है, तो ये पता कैसे चलेगा कि किसने एक्चुअल फैक्ट में ख़रीदा है। जब आप उसकी रजिस्ट्री कराने जाते हो या उस प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने जाते हो, तो वो 4-5 क्लेमेंट जिनको उसने बेचा हुआ है फ्रॉड करके, वो आके खड़े हो जाते हैं कि साहब हमारे पास भी हो, कहता हमारे पास भी हो, कहता हमारे पास भी है, अब ले करो झगड़ा भैया। तो इससे बचने के लिए, इस समस्या से बचने के लिए कुछ सिंपल प्रिकॉशंस हैं, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर यूट्यूब में हज़ारों वीडियो हैं, लेकिन इसकी समस्या से बचने के लिए कोई ख़ास इसमें जतन नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, जिससे कि आप बाद में किसी झमेले में न फंसें और आपका टाइटल क्लियर हो। देखिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक एफिडेविट बनवा लेते हैं। पहले तो सेल डीड बनती है फुल एंड फाइनल की, एक एग्रीमेंट टू सेल बना लिया, उसमें उन्होंने कहा कि हमने आपसे ये प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर से मैंने खरीदी और इसको इतनी कंसिडरेशन थी, ये सारी कंसिडरेशन हमने फुल एंड फाइनल दे दी। अब इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कोई भी लीन, कोई भी चार्ज सेलर का नहीं रह गया है।
अब पूर्णतः ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, हमारे पास इसका कब्जा भी है, ये सारा कुछ आपने एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया। तो एक फुल एंड फाइनल का सेल एग्रीमेंट ले लिया आपने। फिर आप कहते हो कि यार कल को खुदा ना खास्ता पावर ऑफ अटॉर्नी व्यक्ति की मृत्यु के बाद, जिसने वो पावर ऑफ अटॉर्नी दी है उसकी मृत्यु के बाद वो नल एंड वॉइड हो जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा, वो कभी भी अपने जीवन काल के दौरान अपनी आखिरी सांस से पहले कभी भी वो उस पावर ऑफ अटॉर्नी को रिवोक कर सकता है। इरिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी एक अलग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैं कोई दूसरा वीडियो बना के आपको भेजूंगा अगर आप कमेंट्स में उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो दोस्तों वो कभी भी रिवोक हो सकती है, तो उससे बचने के लिए लोग विल लिखवा लेते हैं, वसीयत करवा लेते हैं कि भाई आप एक वसीयत भी कर दीजिए, ताकि कल को खुदा न खास्ता आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी, आपका कोई इंतकाल हो जाता है तो आपके बच्चे या कोई जनरेशन का कोई अन्य व्यक्ति क्लेम ना ठोक दे, तो आप उसमें वसीयत भी करा लेते हो। फिर आप उससे एक एफिडेविट भी लिखवा लेते हो कि जब हमारी इच्छा होगी या जब वहाँ की रजिस्ट्रियाँ खुलेंगी। अब जैसे हमारे गुरुजी हैं, बहुत पूजनीय है हमारे राणा साहब, इन्होंने जो पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें इन्होंने विल भी ले लिया, वो भी ले लिया, सेल एग्रीमेंट भी ले लिया, और साथ में इन्होंने एक एफिडेविट भी ले लिया सेलर से कि जब भी रजिस्ट्रियाँ खुलेंगी तो आप आ करके मेरी रजिस्ट्री करा दोगे। अब जब रजिस्ट्रियाँ खुल गई तो ये उसको अप्रोच कर रहे हैं कि भाई आके रजिस्ट्री कराओ। अब वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसने 4 लोगों को बेचा हुआ है उसी फॉर्मूले में। तो इससे बचने का पहली बात तो मैंने मना किया था, पावर ऑफ अटॉर्नी जो रजिस्टर्ड है, अगर पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड है, अब ये सारा ट्रांजेक्शन उन्होंने अनरजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी में किया। पहला प्रिकॉशन तो ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर वो किसी विदेशी फॉरेन कंट्री से आई है तो उसको एम्बेसी से इम्बोज कराया जाता है। अभी चंडीगढ़ की जो इम्बोसमेंट का जो सिस्टम है, वो पंजाब का जो सिस्टम है पहले पटियाला में होता था, अब उसका ऑफिस चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गया है। तो सपोज़ कनाडा से किसी ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है तो उसको एम्बेसी चंडीगढ़ में जो उनका ऑफिस है जहाँ पे वो इम्बोसमेंट होता है, एम्बेसी से रिलेटेड होता है, वहाँ जा करके उसको वेरीफाई कराया जाता है। दूसरा, जब एक रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी होती है तो आप रजिस्ट्री ऑफिस में जा करके भी उसको चेक कर सकते हैं कि भाई ये पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड है, ये अमुक व्यक्ति से अमुक व्यक्ति को फलानी तारीख को दी गई थी, तो वो वेरिफिकेशन हो सकता है। तीसरा, एक और प्रिकॉशन होता है कि जब आप पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे खरीद रहे हैं और जब आप उसकी रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो रजिस्ट्री कराते समय तहसीलदार या नायब तहसीलदार, जो भी उस रजिस्ट्री डिपार्टमेंट का सीनियर मोस्ट अफसर है, वो कई बार उस पावर ऑफ अटॉर्नी को वेरिफिकेशन के लिए भी कंसर्न बंदे के पास भेजता है। सपोज दिल्ली से पावर ऑफ अटॉर्नी आई है तो वो दिल्ली जाएगी पावर ऑफ अटॉर्नी, वहाँ जिसने वो पावर ऑफ अटॉर्नी दी है वो उसको वेरीफाई करेगा, उसको सत्यापित करेगा कि हाँ ये मेरी पावर ऑफ अटॉर्नी है, मैं आज जीवित हूँ और ये ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी मेरी इच्छा से बनाई गई है। तो जब वो सत्यापित होकर आती है उसके बाद वो रजिस्ट्री एग्जीक्यूट करते हैं। पर अब यहाँ समस्या ये है कि जब पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड थी ही नहीं, आपने उसको प्रॉपर्टी को खरीद लिया और 4 लोगों के नाम पे ऑलरेडी उसने कर रखी है, तो ऐसी परिस्थिति में 420 का मुकदमा उस व्यक्ति के ऊपर आप दाखिल करेंगे जिस व्यक्ति से आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, और ये मुकदमा फिर लंबा चलेगा। आप इधर उधर दर दर की ठोकरें खाते घूमेंगे। वो अपने हिसाब से वो ये तक इल्ज़ाम लगा सकता है कि साहब मैंने इसको ये विल, ये वसीयत, ये सब कुछ मैंने इसको दी ही नहीं है, इन्होंने अपने आप फर्जी बना ली है। इसलिए हम हमेशा मना करते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे प्रॉपर्टियाँ खरीदना अवॉइड करना चाहिए। अब दोस्तों मेन चीज़ें हम इस वीडियो में ही कवर कर लेते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी में लोग खरीदते किस लिए हैं, क्या वजह है कि आदमी मजबूर हो जाता है कि मैं पावर ऑफ अटॉर्नी में प्रॉपर्टी खरीदूँ। पहली वजह तो यही है कि स्टैम्प ड्यूटी बचाना चाहते हैं, जो सरकारी रेवेन्यू फीस है वो बचाना चाहते हैं। पोजीशन मिल गया, पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गई, पावर ऑफ अटॉर्नी में आपको भी उसने पावर दे दी कि आप आगे बेच सकते हो, खरीद सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो कई जगह प्रॉपर्टियाँ पुश्तों दर पुश्तों पावर ऑफ अटॉर्नी में बिकती रहती हैं और स्टैम्प ड्यूटी को लोग अवॉइड करते रहते हैं। खामियाजा लास्ट में वो व्यक्ति भुगतता है जो उसके बेस पे लोन लेना चाहता है या उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराना चाहता है, तो वो चेन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी कंप्लीट ही नहीं हो पाती, कितने लोगों ने किसको दी वो पता ही नहीं चल पाता। सेकंड, इसका एक रीज़न होता है जिसकी वजह से लोग खरीदने की चेष्टा करते हैं, वो है कि आप जब प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं तो सबको पता है हिंदुस्तान में दुर्भाग्य की बात है कि काफ़ी कम उसकी वाइट की वैल्यू होती है और बहुत ज़्यादा उसमें कैश कंपोनेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। लोग उस कैश कंपोनेंट को एडजस्ट करने के लिए, उसको खपाने के लिए नॉर्मली जीपीए में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्योंकि अगर वो स्टैम्प ड्यूटी में प्रॉपर्टी खरीदेंगे, स्टैम्प ड्यूटी पे करके खरीदेंगे, तो वो सारा पैसा वाइट का उनका हाईलाइट हो जाता है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आ जाता है। तीसरा, कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्टर टाइप के नेचर के होते हैं कि उनको रजिस्ट्रियाँ करानी नहीं होती, वो खरीदते हैं, खरीद के कुछ दिन रखते हैं, रख के आगे बेच देते हैं। ऐसे इन्वेस्टर लोग चूँकि वो रजिस्ट्री नहीं कराना चाहते, वो जीपीए के बेस पे ही प्रॉपर्टियों का ट्रांजैक्शन करते हैं, बट लास्ट में जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को खरीद के उसकी रजिस्ट्री कराना चाहता है वो फंस जाता है बेचारा, क्योंकि उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती। फिर पावर ऑफ अटॉर्नी पे सेफ ट्रांजैक्शन करना है अगर, तो उसके लिए यही स्टेप्स हैं कि पहला, पावर ऑफ अटॉर्नी
रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा, जिससे आप पावर ऑफ अटॉर्नी ले रहे हैं या जो व्यक्ति आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है, बहुत अच्छी एक ट्रिक बताता हूँ जिसके थ्रू आपकी ट्रांजैक्शन सेफ हो सकती है। जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है उसको आप उस डील में विटनेस बना लीजिए, ताकि वो कल को डिनाई ना कर सके। जब वो खुद उस डील का विटनेस है और मान लीजिए ए व्यक्ति ने बी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी, बी ने सी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी, पावर ऑफ अटॉर्नी मूव हुई है ए व्यक्ति से, तो आप ए व्यक्ति को अगर विटनेस बना लेते हैं तो सारी ओरिजिनलिटी क्लियर। ए को और बी को दोनों को आप विटनेस बना लीजिए। सेल डीड में आपको 2 विटनेस बनाने ही होते हैं और विटनेस की कोई लिमिटेशन नहीं होती। आप डीलर को भी विटनेस बनाइए, 3 विटनेस बना लीजिए। ये कहीं नहीं लिखा मिनिमम 2 विटनेस चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप 3 या 4 विटनेस नहीं रख सकते। तो जिनसे विवाद हो सकता है उनको आप उसमें विटनेस बना लीजिए। थर्ड, साथ साथ उससे एक एफिडेविट ले लीजिए कि मैं अपनी स्वेच्छा से मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी इनको दी थी और अब ये मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर आगे इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, सेल डीड करा रहा है और मेरे संज्ञान में है, मेरे नोटिस में है, इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं हो रही है। तो ये चीज़ आप एग्रीमेंट में लिखवा लीजिए ताकि कल को फ्यूचर को कोई इशू ना आए। इसमें एक और खामियाजा होता है कि सपोज़ ए को जिससे पावर ऑफ अटॉर्नी मिली थी उसकी डेथ हो चुकी है, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी उस डेट पे नल एंड वाइड है। सब्सिक्वेंट जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो नल एंड वाइड होंगी। अभी मुझे 5-6 दिन पहले अम्बाला से किसी सज्जन का फ़ोन आया था, वो पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे ही प्रॉपर्टी खरीद रहे थे। मैंने आज का वीडियो उनसे मोटिवेटेड होकर बनाने की मेरी प्लानिंग थी, ऊपर से आज हमारे राणा साहब आ गए और इन्होंने भी वही काम कर दिया जिस चीज़ के लिए मैं हमेशा लोगों को मना करता हूँ। स्टैम्प ड्यूटी दो, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराओ प्रॉपर, पावर ऑफ अटॉर्नी जहाँ पे आ जाए वहाँ पे उस प्रॉपर्टी के बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि 90% पावर ऑफ अटॉर्नी पे बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं और जिनसे बाद में कोई इलाज नहीं होता, क्योंकि ये आपकी लापरवाही की वजह से फ्रॉड होता है, ना कि ऐसा कि जिसमें किसी ने चीटिंग करी हो। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो से जो भी आप लोग सीख पाएँ, जो आपको समझ में आई हो बातें, उनको आप अपने दोस्तों को और जो भी लोग इस तरह की चीज़ों में फंसे हों उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करिए और ख़ुद को बचाओ, सजग रहो, पावर ऑफ अटॉर्नी से दूर रहो। तो राणा सर, इस केस में जैसे उन्होंने 4 लोगों के नाम पे सेम पैटर्न में खेला है, तो आप चारों लोग मिल करके सेक्शन 420 IPC का है, उसमें उसके अगेंस्ट में मुकदमा दर्ज कराओ 400 BC का। इसमें 7 साल की सज़ा है, होश ठिकाने आ जाएंगे उस बंदे के। और कहीं पे भी आपको कोई ड्राफ्टिंग को लेकर के या किसी चीज़ को लेके दिक्कत आती है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको ड्राफ्ट करने में हेल्प करूँगा और सीधे उसके ऊपर केस फाइल करो। और फ्यूचर में अब तो आपको समझ में आ गया ना कि पावर ऑफ अटॉर्नी हम क्यों मना करते थे। यस सर, थैंक यू पांडे। उसके केस करता हूँ सो दैट ही लर्न्स ए लेसन। बिल्कुल ठीक है।